हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नया यूनिट जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 2 चैप्टर डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन ये चैप्टर कट चुके हैं। 3 ही चैप्टर आपको पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में कौन हो गया, जैसे जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गए, उसमें किस तरीके से खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है। दूसरा है रिस्पायरेशन इन प्लांट किस तरीके से रिस्पायरेशन करता है। ठीक है, तीसरा चैप्टर इसमें है कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि मीन्स यहाँ पे प्लांट ग्रोथ कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इनके बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है इसलिए हम लोग इसको भी पढ़ते हैं क्योंकि इस बार तो एनटीए वालों ने खेल लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंडेड अप टू अपेरेंटली इररिकॉग्निजेबल परसेप्टिव ऑन द बायोलॉजी। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन है, स्ट्रक्चर है, वेरिएशन का लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पीरियड है। यहाँ पे 2 बातें, आमतौर पे 2 बातें के लिए क्या होता है, बहसबाजी होती है। ठीक है, बायोलॉजी में देखिए वो कौन सी 2 बातें हैं। टू परसेप्टिव इसेंशली रेस्टेड ऑन द 2 लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइफ फॉर्म एंड फिनोमिना। वो 2 बातें क्या है, पहला उसमें है ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से लिविंग फॉर्म आया। दूसरा क्या है, कौन कौन से फिनोमिना हुए, कौन कौन से प्रोसेसेस हुए, किस तरीके से वहाँ पे इवॉल्व हुआ। One described at organismic and the above level of organization, while the second described at the cellular and the molecular level of organization। एक बात इसमें है कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बने, उनके ऊपर का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि किस तरीके से सेल आया, कैसे ऑर्गेनिज्म बने, वहाँ पे हम लोग सेलुलर लेवल की बात करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट रिलेटेड टू द इकोलॉजी एंड रिलेटेड टू डिसिप्लिन। अगर हम बात करते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म के लेवल पे हम पढ़ाई करते हैं, ऑर्गेनिज्म हो गया, पॉपुलेशन हो गया, कम्युनिटी हो गया, बायोम से सब जो पढ़ते हैं हम लोग इकोलॉजी के लेवल पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, द सेकंड रिलेटेड इन द फिजियोलॉजी एंड द बायोकेमिस्ट्री। जो सेकंड रिलेटेड है मीन्स जो हम लोग सेलुलर लेवल की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं, इसे हम किसमें पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। Description of the physiological processes in the flowering plant and example is what is the given in the chapter in this unit। हम लोग जो डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये फ्लावरिंग प्लांट में पढ़े। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब हम लोग एंजियोस्पर्म में पढ़ने जा रहे हैं, ये एग्जाम्पल है उसका। The processes of the photosynthesis, respiration and ultimately the plant growth and development are described in the molecular term but in the context of the cellular activity and even at the organism level। ठीक है, अगर हम जो 3 चैप्टर पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट हो गया, रिस्पायरेशन इन दी प्लांट हो गया, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये तीनों ही चैप्टर किस पे बेस्ड है, ये मॉलिक्यूलर टर्म पे है, बट इनमें जो सेलुलर एक्टिविटी है जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिज्म लेवल तक की बात करते हैं। मतलब कि हम सीधे किसी भी मॉलिक्यूलर टर्म को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, हम उसकी बेसिक यूनिट से डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग जब पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो वहाँ पे हम लोग सेलुलर लेवल पे बात करेंगे, किस तरीके से हार्मोन काम कर रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। Wherever the appropriate, the relation of the physiological processes to the environment is also discussed। हम लोग यहाँ पे एक appropriate यहाँ पे relationship देखेंगे, किसके physiological जो processes हो रहे हैं, जो plants के अंदर changes हो रहे हैं, environment के according कैसे कैसे changes हो रहे हैं। CO2 ज़्यादा है तो plant का क्या response है, यहाँ पे अगर sunlight नहीं मिल रही तो plant का क्या response है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग environment से relate करके plant की physiology को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मेल्विन केल्विन। ठीक है, बहुत फेमस है क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, C3 साइकिल दिया था। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। मेल्विन केल्विन बॉर्न इन मिनेसोटा। Melvin Kelvin, born in Minnesota in the April 1911, received his PhD in the chemistry from the University of the Minnesota। ठीक है, जो मेल्विन केल्विन है कहाँ पे बॉर्न हुए हैं, मिनेसोटा में बॉर्न हुए हैं अप्रैल 1911 में। ठीक है, इन्होंने PhD की है केमिस्ट्री से, कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। He served as a professor of the chemistry at the University of California, जो कि कहाँ है, ब्रेकली में है। देखिए इन्होंने क्या किया, पहले PhD कर लिया है केमिस्ट्री से, फिर इन्होंने प्रोफेसर बन गए केमिस्ट्री के, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ब्रेकली में। ठीक है, जस्ट अब देखिए इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, किस तरीके से काम किए हैं। Just after World War II, when the world was under the shock after the Hiroshima Nagasaki bombing and seeing the ill effect of the radioactivity, Kelvin and the co-worker put the radioactivity to beneficial uses। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, हिरोशिमा नागासाकी में बम्बार्डमेंट हुआ, इतना दर्दनाक वो घटना था जिसमें क्या हुआ कि रेडियो एक्टिव यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया गया, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पे लोग जो पैदा होते हैं, कभी लंगड़े हैं, कभी उनको कुछ ना कुछ उनके बॉडी में डिफेक्ट रहता है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव यहाँ पे हम
बोल सकते हैं एलिमेंट है ना, उसको बहुत धीरे धीरे वो क्या करते हैं, डिके होता है, तो बहुत टाइम लग जाता है, कई साल लग जाएंगे, कई हज़ार साल लग जाएंगे। वहाँ का इन्वायरमेंट अभी भी वैसा ही है, ठीक है। तो इस समय ये दर्दनाक घटना में देखा गया कि जो केल्विन है और उनके कुछ कोवर्कर, उनके साथी लोग, उन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिव का ये तो बुरा नतीजा है, ठीक है, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, उनमें से अच्छाइयाँ ढूंढी। उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल करके यहाँ पे उसका बेनिफिशियल यूज़ किया, जैसे कि he along with the J.A. Baslam study the reaction in the green plant forming the sugar and other substance from the raw material like carbon dioxide, water and the mineral by labeling the carbon dioxide with carbon 14। इन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का मदद लिया, जिससे किसके साथ मिले थे ये, J.S. Baslam के साथ स्टडी किया किस तरीके से जो हरे पौधे वो खाना बना रहे, शुगर बना रहे हैं, जो रॉ मटेरियल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, इनका इस्तेमाल करके वो क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। किसकी मदद से देखा, उन्होंने देखा कार्बन 14 जो कि क्या है, रेडियो एक्टिव कार्बन है। Kelvin proposed that the plant change the light energy to chemical energy by transferring the electron in the organized array of the pigment molecule and the other substance, ठीक है। केल्विन ने बताया कि जो प्लांट है ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी का मतलब जो सनलाइट की एनर्जी है उसको क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में बदल रहे हैं, वहाँ पे शुगर बना रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, किसकी मदद से, यहाँ पे जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है अदर सब्सटेंस में। हम लोग उसको पढ़ेंगे पीएस सिस्टम फर्स्ट सेकेंड, उसमें देखेंगे, ठीक है। द मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ द कार्बन assimilation in the photosynthesis earned him the Nobel Prize in 1961। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जब ये सारी पाथवे बताया तो इन्होंने बताया कि जब कार्बन का यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, फिक्सेशन हो रहा है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रहा है, खाना बन रहा है फोटोसिंथेसिस से, तो उनको इसके लिए नोबेल प्राइज कब मिला, 1961 में। The principle of photosynthesis as established by the Kelvin are at present being used in study of the renewable resources for energy material and the basic study in the solar energy research, ठीक है। जो प्रिंसिपल था फोटोसिंथेसिस का, जो स्टेबलाइज किसने किया था, केल्विन ने किया था। अभी के समय भी इसे रिन्यू किया जा रहा है रिसोर्सेज में, एनर्जी के लिए, मटेरियल के लिए। बेसिक स्टडी जो की जा रही है वो सोलर एनर्जी। अगर ये बताइए, अगर सोलर एनर्जी ना रहे, सनलाइट ना रहे, तब तो सब के सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कहीं ना कहीं उनकी डेथ होने लगेगी, क्योंकि इसी सोलर एनर्जी का फिक्सेशन कौन कर रहा है, प्लांट कर रहा है। इसी लाइट एनर्जी से क्या बना रहा है, खाना बना रहा है। प्लांट पे कुछ लोग डायरेक्टली डिपेंडेंट है, कुछ इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है वो तो हर्बीवोर्स हो गए, जो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं वो कार्निवोर्स हो गए, ओमनिवोर्स हो गए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं उन पर डिपेंडेंट है किसी ना किसी के थ्रू। लेकिन अगर ये प्लांट ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट ना कर पाए, ठीक है, केमिकल एनर्जी में, तो फिर क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिज्म है कुछ टाइम बाद क्या होगा, धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे यही है जो बेसिक प्रिंसिपल था फोटोसिंथेसिस का केल्विन के द्वारा। उन्होंने क्या किया, बहुत सारी रेडियो एक्टिव यहाँ पे कार्बन 14 की मदद से देखा कि जो रॉ मटेरियल जैसे CO2 हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, इसके अलावा मिनरल्स हो गए, उनके साथ क्या किया, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया था वो कार्बन, उसमें क्या लिए थे, कार्बन 14 लिए थे, मीन्स ये रेडियो एक्टिव कार्बन था। उसकी मदद से इन्होंने क्या किया, यहाँ पे शुगर की फॉर्मेशन की। तो इन्होंने बताया कि जितने भी ग्रीन प्लांट है वो क्या करते हैं, फिक्सेशन कराते हैं यहाँ पे शुगर का, यहाँ पे बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके शुगर बनाते हैं, ठीक है। ये खत्म हो चुका है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, मैं न्यू NCERT से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। देखिए फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। अब ये लाइट घर की लाइट नहीं है, LED लाइट नहीं है, ये क्या है, सन की लाइट है, ठीक है। ये जो लाइट है ये किसकी है, सन की लाइट है। सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन, किसी चीज़ का बनना, मतलब लाइट से कोई चीज़ बन रहा है। किस में बन रहा है, हायर प्लांट। अब ये हायर प्लांट कौन होंगे, जैसे कि जिम्नोस्पर्म भी बोल सकते हैं, एंजियोस्पर्म बोल सकते हैं, ठीक है, ये थोड़े हायर है। बाकी और भी प्लांट्स बनाते हैं, जो ग्रीन प्लांट है वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट एक बोल सकते हैं, एक अप्रोच किया गया कि हायर प्लांट में बहुत अच्छे से हमें दिखेगा। तो जो खाना बन रहा है, देखिए किसकी वजह से बन रहा है, जो लाइट है, सन की लाइट है, इसकी वजह से जो ग्रीन प्लांट है वो क्या कर पा रहे हैं, खाना बना पा रहे हैं अपना। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑल एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड। जितने भी एनिमल है दुनिया में, जिंदा एनिमल, जितने भी एनिमल जिंदा हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे डॉग हो, कैट हो, कुछ भी हो, वो किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे डिपेंडेंट है खाने के लिए। Have you ever wonder from where the plant get their food? क्या कभी आपने सोचा है कि प्लांट खाना कहाँ से पाते हैं? बिल्कुल, अब ये खाना कहीं से पाते नहीं, इन्हें कोई देता नहीं है, खुद खाना बनाते हैं, ठीक है, ये खाना खुद बनाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे कि प्लांट किस तरीके से खाना बना रहे हैं।
green plant in fact have to make or rather synthesize the food they need and all the other organism depend on them for their need। जो green plants है वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन और जो लिविंग एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है अपनी ज़रूरतों के लिए। ज़रूरत क्या है, खाना चाहिए, फूड चाहिए, तभी तो जिंदा रहेंगे। The green plant make or rather synthesis the food they need through the photosynthesis and are therefore called autotroph। जो green plant है वो अपना खाना जो खुद से बनाते हैं, किसकी मदद से बनाते हैं, कौन सा वो प्रोसेस है, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब है लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं ग्रीन प्लांट, ठीक है। और इसी की वजह से हम प्लांट को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप। ऑटो का मतलब खुद से, सेल्फ, ट्रॉप का मतलब बना रहे, खाना बना रहे, तो ये क्या कर रहे हैं, सेल्फ मेकिंग, खाना खुद ही बना रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप। लेकिन जो दूसरों पे डिपेंड है खाने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप, ठीक है। You have already learned that the autotrophic nutrition is found in only in plants and other organism that depend on the green plant for the food are called heterotroph। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जो खाना बनाते हैं, वो कौन है, वो है प्लांट्स हैं, ठीक है। प्लांट्स के अलावा भी हैं, जैसे कि एग्जांपल हम बोल सकते हैं यूक्लिना, लेकिन ये हमेशा नहीं बनाते, जब सनलाइट रहता है तब ये खाना बनाती है, मिक्सोट्रॉपिक है। बट अगर हमेशा के लिए जो खाना बनाते हैं, ऑल टाइम, हम बोल सकते हैं वो सिर्फ कौन है, प्लांट है, ठीक है। इनके पास और कोई तरीका नहीं है कि किसी और से खाना ले लें, नहीं। अगर प्लांट ही नहीं रहेंगे तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा, हम भी मर जाएंगे। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, सिर्फ और सिर्फ अगर ऑल टाइम की बात करेंगे तो प्लांट्स बनाएंगे। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स पे डिपेंड है, हमेशा खुद कभी खाना नहीं बना सकते हैं, दूसरों का छीन के खाएंगे। प्लांट्स का डायरेक्टली खा सकते हैं, इनडायरेक्टली खा सकते हैं। डायरेक्टली का मतलब कोई यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक ग्रासेस है, यहाँ पे एक बकरी खा रही है, ठीक है, एक गोट है, ठीक है, इसको खा रही है। अब ये क्या हो गया, ये हर्बीवोर्स हो गई, ये डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है, लेकिन इसको या तो ह्यूमन ने खा लिया इस गोट को, या फिर इसको लायन ने खा लिया, ठीक है, इस गोट को। इनको भी फूड चाहिए, लेकिन ये प्लांट को डायरेक्टली नहीं खा रहे। ह्यूमन तो खा सकता है डायरेक्टली प्लांट पे, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली भी क्या कर सकता है, गोट को भी खा सकता है, लायन भी गोट को खाए। तो कहीं ना कहीं जो इसमें एनर्जी आ रही है गोट के अंदर, वो कहाँ से आ रही है, ग्रासेस से आ रही है, घास से आ रही है, क्योंकि इन्होंने खाना पहले से बना के रखा है। तो ये क्या हुआ, जो लायन है इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट पे। जो ह्यूमन है डायरेक्टली भी डिपेंडेंट है, ग्रास भी खा सकता है, ठीक है। ग्रास में ये मतलब नहीं कि घास खाएगा, ग्रास का मतलब है कि ग्रीन जो पार्ट्स हैं, लीफ हैं, जैसे वेजिटेबल्स के, उसको खा सकता है वो, ठीक। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं गोट को भी खा सकते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हुआ, इन पे डिपेंडेंट रहेंगी ये। आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से, ग्रीन प्लांट कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूजेस द लाइट एनर्जी टू डिराइव द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रीन प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो कैसा, फिजिको-केमिकल प्रोसेस है। फिजिको-केमिकल का मतलब यहाँ पे फिजिकल केमिकल दोनों है। कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सनलाइट जो कि फिजिकली आ रहा है, सनलाइट को किस में फिक्स कर रहे हैं हम लोग, बॉन्ड यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे हम केमिकल एनर्जी की मदद से यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि शुगर वगैरह बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, फिजिको केमिकल है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी जो कहाँ से आ रहा है, सनलाइट से आ रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उससे खाना बना रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। और ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, कार्बन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज का C6H12O6। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिनमें कार्बन आगे वो क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक हो जाते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, फिजिको केमिकल इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सनलाइट की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अल्टीमेटली ऑल द लिविंग फॉर्म ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द सनलाइट फॉर एनर्जी। इसीलिए जितने भी लिविंग फॉर्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, किस पे डिपेंडेंट है, सनलाइट पे डिपेंड है। क्योंकि अगर सनलाइट होगा तो जाके ग्रीन प्लांट खाना बनाएंगे, जब ग्रीन प्लांट खाना बनाएंगे तो हर्बीवोर्स इन्हें खाएंगे, या फिर ओमनीवोर्स भी खा सकते हैं। लेकिन जो कार्निवोर्स है वो किसको खाएंगे, हर्बीवोर्स को खा सकते हैं, ओमनीवोर्स को भी खा सकते हैं। वो कहीं कोई डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, कोई इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। लेकिन ये प्लांट ही ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं खाना पूरी दुनिया को। और वो किसकी मदद से कर रहे हैं, सनलाइट की मदद से कर रहे हैं। तो एक सनलाइट क्या हमारे लिए अल्टीमेटली एकदम हमारे लिए बेसिक या फिर बोल सकते हैं लास्ट सोर्स है, ठीक है। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट बाय द प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। जो प्लांट है उन्होंने क्या किया है, यूज़ किया है एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके उन्होंने खाना बनाया है। ये क्या है, बेसिक, ये सारी जिंदगी के लिए, सब जो जीवन है अर्थ पे, जो लाइफ है उसके लिए क्या है, बेसिक नीड है ये। खाना तो सबको पहले चाहिए। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट इन 2 रीजन। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है 2 रीजन में। देखिए, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द फूड ऑन द अर्थ। पहला क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस से सबके लिए, पूरे दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
उनको खाना मिलता है कहीं ना कहीं। एंड दूसरा देखिए क्या है रीज़न, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट। ठीक है, ये क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो CO2 को फिक्सेशन करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। हम लोग फोटोसिंथेसिस में देखेंगे कि यहाँ पे CO2 लगेगा, वाटर लगेगा, सनलाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पे रॉ मटेरियल में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं शुगर बनेगा, एनर्जी निकलेगी थोड़ी बहुत, और हम बोल सकते हैं यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो पहला मेन काम फोटोसिंथेसिस का ये है कि खाना बनाना, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको फीड करना। दूसरा क्या है कि जो ऑक्सीजन निकल रहा है ये भी किससे निकल रहा है, कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से निकल रहा है, ग्रीन प्लांट से। जो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके लिए भी क्या है, एक अच्छा सोर्स है। Have you ever thought what would happen if there would be no oxygen to breathe? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, जो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, उनकी तो डेथ हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कांट सर्वाइव, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो एनएरोबिक हैं, ठीक है, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, वो क्या करेंगे, सर्वाइव कर लेंगे। This chapter focus on the structure of the photosynthetic machinery and the various reaction that transform the light energy into the chemical energy। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि फोटोसिंथेटिक मशीनरी क्या है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है बोल सकते हैं प्लांट में, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं कि आगे चल के फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, हम लोग उसको देखेंगे। इसके अलावा हम लोग जो वेरियस रिएक्शन हो रहे हैं, किस तरीके से सनलाइट का फिक्सेशन हम लोग कर रहे हैं, किसमें हम लोग बना रहे हैं, उससे खाना बना रहे हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं लाइट एनर्जी की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी बना है। लाइट एनर्जी कौन है, सनलाइट है। केमिकल एनर्जी कौन है, हम बोल सकते हैं शुगर, इसको हम शुगर बना रहे हैं। तो ये सीधी सी बात है कि ये क्या है, फिजिको केमिकल प्रोसेस हो रहा है। सनलाइट क्या है, फिजिकल है। जो रेडिएशन आ रही है, लाइट आ रही है, क्या है, फिजिकली एनर्जी है। लेकिन जो अगर कोई केमिकल से बॉन्डेड है, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बॉन्ड प्रेजेंट है, वो क्या है, केमिकल एनर्जी है। आगे देखते हैं, व्हाट डू वी नो, हम क्या जानते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। हम लोग चलिए देखते हैं कि हम पहले से फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या क्या जानते थे। Some simple experiment you may have done in the earlier classes have shown that the chlorophyll, green pigment of the leaf, light, CO2 आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर। ठीक है, हमने बहुत पहले एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब हम बहुत छोटे बच्चे रहे होंगे, उस टाइम हमने देखा होगा कि जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है, जो पत्तियां हैं, उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से वो हरे भरे होते हैं। इसके अलावा लाइट हो गया, CO2 हो गया, ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत ज़रूरत है। अब देखिए, You may have carried out the experiment to look for the starch formation in two leaves, a vegetated leaf or the leaf that was partially covered with the black paper are exposed to the light। ठीक है, यहाँ आपने बहुत पहले एक्सपेरिमेंट किया होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कहाँ स्टार्च की फॉर्मेशन होगी। इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, वेजिटेटेड लीफ या लीफ वॉज पार्शली कवर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक पत्ती है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए लीफ है, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको कवर कर दिया, इतना जो पार्ट है हमने इसको कवर कर दिया, ये पार्ट जो है पूरा तरीके से ये क्या हो गया, कवर्ड हो गया। ठीक है, इस लीफ का पार्ट हमने किसी बोल सकते हैं ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दिया, और इसको हमने कहाँ रखा है, लाइट में रखा है। यहाँ पे सीधे NCERT में लिखा गया है कि यहाँ पे हमने एक वेजिटेटेड लीफ लिया जिसमें क्लोरोफिल कहीं कहीं बीच बीच में नहीं। आपने देखा होगा कुछ ऐसी पत्तियाँ होती हैं जो हरी होंगी, फिर बीच बीच में वाइटिस दिखेंगी, मीन्स उसमें क्लोरोफिल कम है। ठीक है, या तो ऐसी पत्ती ले लीजिए या फिर ऐसी पत्ती लीजिए कि जो हरी भरी है, पूरी क्लोरोफिल है, लेकिन आपने क्या किया है, उसको ब्लैक पेपर से बाहर से इसको क्या कर दिया है, कवर कर दिया है, और कहाँ रख दिया, इसको सनलाइट में रख दिया है। ठीक है, ऑन tasting this leaf for the presence of starch, it was clear that photosynthesis occur only in the green part of the leaf in the presence of light। आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद आप देखेंगे, जब आप लीफ को लेके आएंगे तो आप इस वाले पार्ट में देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे स्टार्च की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे क्या हुआ होगा, ज़्यादा हुआ होगा। हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम बोल सकते हैं CO2 का फिक्सेशन जो हुआ होगा वो ज़्यादा हुआ होगा, यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह निकलेगा। ठीक, लेकिन इस वाले पार्ट में देखेंगे नो स्टार्च फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई स्टार्च नहीं बना है, नो स्टार्च फॉर्मेशन, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, यहाँ से कोई ऑक्सीजन नहीं निकला है, यहाँ से कोई CO2 फिक्सेशन नहीं हुआ। मतलब कि क्या है कि हमने इसे कवर कर दिया, एक पत्ती है, हमने उसको क्या किया, हाफ कवर कर दिया, हाफ पोर्शन ब्लैक पेपर से, और आधा पोर्शन खोल के हमने इसको सनलाइट में रख दिया। जो खुला हुआ पार्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से हो रहा है, यहाँ पे खाना बन रहा है, यहाँ पे स्टार्च की फॉर्मेशन हो रही है, CO2 का फिक्सेशन हो रही है, यहाँ से ऑक्सीजन भी निकल रहे हैं। लेकिन वो वाला पार्ट जहाँ पे हमने कवरिंग किया, यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ,
पत्ती तो है सनलाइट में, लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है लीफ में। ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, सब कुछ है, हमने बस कवर कर दिया है। तो इसका मतलब कि जो सनलाइट है इसेंशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरी आउट वेयर अ पार्ट ऑफ द लीफ इज इनक्लोज इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सम KOH, ठीक है, potassium hydroxide soaked with the cotton which absorb the CO2 while the other half is exposed to air। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। इस तरीके से हम यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, ये वाले पार्ट में देखिए इस तरीके से टेस्ट ट्यूब लिया। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कॉटन रखा, ठीक है, रुई बोलते हैं या फिर कॉटन बोलते हैं। इसमें क्या किया हमने, KOH को सोक करके रखा। क्या किया हमने, इसमें KOH रखा, मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा, जिसके पास एफिशिएंसी है, पोटेंशियल है, कैपेसिटी है कि CO2 को एब्जॉर्व कर लेना। जहाँ कहीं भी अगर CO2 ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आप वहाँ पे KOH रखिए, वो क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि एक लीफ लिए हम, ठीक है, उसका हाफ पोर्शन जो है इसके अंदर है। ये हाफ पोर्शन मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा छोटा बना देती हूँ। जो हाफ पोर्शन है लीफ का उसके अंदर है, ये देखिए जो हाफ पोर्शन है लीफ का इसके अंदर है, ठीक, और इसको हमने पूरा कवर कर दिया है इस तरीके से। यहाँ पे ये लीफ है, ठीक। अब हम देखेंगे इसको, अभी भी हमने कहाँ रखा, सनलाइट में रखा है, ऐसा नहीं कि अंदर रखा है। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उसके अंदर हमने क्या रखा है, कॉटन को डुबा के रखा है, किसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में रखा है, जिसके पास एफिशिएंसी है क्या, CO2 को एब्जॉर्व करने की। CO2 क्या करते हैं, ये एब्जॉर्व कर लेते हैं। और हमने लीफ को आधा क्या रखा, टेस्ट ट्यूब के अंदर कवर कर दिया है और आधा है बाहर टेस्ट ट्यूब के। तो देखेंगे क्या होता है यहाँ पे आगे। द सेटअप इज देन प्लेस इन द लाइट फॉर सम टाइम। ये जो सेटअप है इसको हमने कहाँ रखा, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, ठीक है। On testing for the presence of starch later in the two part of the leaf, you must have found that the exposed part of the leaf tested positive for starch, while the portion that was in test tube tested negative. This showed that the CO2 was required for photosynthesis। ठीक है, आपने कुछ टाइम बाद देखा, इसको रखा आपने 1-2 घंटे 3 घंटे, ठीक है, सनलाइट में, फिर आप आके चेक करते हैं कि स्टार्च का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है। लीफ को आपने बाहर निकाला, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब से। इतना जो पार्ट है लीफ का, ठीक है, यहाँ पे मैं बताती हूँ, जो इतना पार्ट है लीफ का, ये वाला जो पार्ट है इतना लीफ का, इसमें क्या है, इसमें हम बोल सकते हैं कि फिक्सेशन, स्टार्च क्या है, स्टार्च की फॉर्मेशन हुई है, CO2 का फिक्सेशन हुआ, क्योंकि ये तो बाहर है इन्वायरमेंट में, CO2 सारे गैसेस इसको मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छे से एक्सचेंज हो रहा है। फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छे से हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन भी निकल रहा है। लेकिन अब इस वाले पार्ट में देखेंगे, ये जो अंदर था, यहाँ पे इसको CO2 नहीं मिल पा रहा था। क्यों नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉटन रखा था जिसके पास क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, जो क्या कर रहा था, CO2 को एब्जॉर्ब कर ले रहा था। अब इस लीफ को, इस आधे पार्ट वाले जो लीफ है, इसको CO2 नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम हो गई, फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाया, और हम बोल सकते हैं स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हो पाई, क्योंकि CO2 जो है यही आगे चल के, इसी के कार्बन ही आगे चल के क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। यही CO2 आगे चल के फिक्सेशन होकर क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं प्रेजेंट है तो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होगा। तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। पहले एक्सपेरिमेंट में देखा था किसने, वेजिटेटेड लीफ में, कि यहाँ पे हमने लीफ को आधा कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, आधा को खोल दिया। जो खुला हुआ पार्ट था उसमें क्या हो रहा है, अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, स्टार्च हो रहा है। लेकिन जो ढका हुआ पार्ट है उसके पास सब कुछ है, क्लोरोफिल वगैरह सब कुछ है, उसके बाद भी यहाँ पे लाइट नहीं मिल पाई, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। तो इस एक्सपेरिमेंट में लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कौन, सनलाइट। ठीक है, अब और दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं मोल्स हाफ एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट यही साइंटिस्ट ने किया था, इसको बोलते हैं मोल्स हाफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे लीफ है ना, उसको उसकी आधा जो बोल सकते हैं, लीफ का आधा पार्ट जो है, हमने उसको कहाँ रख दिया, टेस्ट ट्यूब में। उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा है, कॉटन, जिसके पास क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसके पास एफिशिएंसी है कि CO2 को एब्जॉर्व करना। इसका मतलब टेस्ट ट्यूब में कहीं पे भी CO2 नहीं प्रेजेंट है। जो हाफ पार्ट है लीफ का, इसमें कोई फिक्सेशन नहीं हो रहा, इसमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, स्टार्च नहीं बन पा रहा। तो यही वाला जो पार्ट है जो टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये क्या है, निगेटिव है, मीन्स यहाँ पे कोई स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। जो हाफ लीफ है, जो एकदम बाहर एक्सपोज्ड है सनलाइट में एकदम अच्छे से, वहाँ पे आपको स्टार्च की फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्च की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे भी क्या चाहिए, आपको CO2 चाहिए। ठीक है,
आगे देखते हैं, आगे है अर्ली एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट कैसे हुए ये जानने के लिए कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है प्लांट में, प्लांट कैसे खाना बना रहे हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट आए, डिफरेंट अप्रोचेस दिए, किस तरीके से प्लांट में क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, पहले ये जानना जरूरी है। फिर कोई तो आया होगा जो पूरे अच्छे से डिस्क्राइब किया होगा किस तरीके से यहाँ पे खाना बनता है प्लांट में, कैसे फिक्सेशन होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट, शुरुआत में जो एक्सपेरिमेंट हुआ। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हमें जानना कि जो सिंपल एक्सपेरिमेंट थे हमें डेवलपमेंट बता रहे थे किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस हो कैसे रहा है। ठीक है, पहले साइंटिस्ट जिसका नाम क्या है, जोसेफ पिस्टली, इनको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 1733 से लेकर 804 तक, ठीक है, इन 70 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या किया है कि परफॉर्म किया है सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील द एसेंशियल रोल ऑफ द एयर इन द ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट मतलब एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया इन्होंने, 10-20 चाहे जितने एक्सपेरिमेंट किए, लगातार एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जो एयर का रोल है, इन्होंने एयर बोला, अभी ऑक्सीजन नहीं बोला है, कि जो प्लांट में एयर का रोल है वो किसके लिए है, उसके ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने 70 में बताया कि एक एक्सपेरिमेंट नहीं, इन्होंने लगातार कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने रिवील किया कि जो एयर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन प्लांट की ग्रोथ के लिए। पिछले यू मे रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। पिछले ने क्या किया, इन्होंने ही डिस्कवर किया क्या, ऑक्सीजन को, कब, 1774 डिस्कवर किया है। देखिए, कोई चीज़ अगर पहले से प्रेजेंट हो, उसको किसी ने खोज के बता दिया कि हाँ ये चीज़ है, तो वो डिस्कवर हुआ। लेकिन अगर कोई चीज़ किसी ने खुद से बनाया है, दुनिया में पहली बार किसी ने ये काम किया है, तो क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ। ये डिफरेंस है। तो क्या है, पिछले साहब ने क्या किया कि डिस्कवर किया ऑक्सीजन का, कब, 1774 में। कहाँ देखा, ग्रीन प्लांट्स में देखे। ठीक है, पिछले ऑब्जर्व दैट द कैंडल बर्निंग इन द क्लोज्ड स्पेस अ बेल जार सोन गेट एक्सटिंग्यूश। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक बेल जार एक्सपेरिमेंट किया। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, बेल जार एक्सपेरिमेंट, या पिछले एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बेल्स जार एक्सपेरिमेंट बोलेंगे इसे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने हम एक बार एक्सपेरिमेंट बता देते हैं। इन्होंने क्या किया, पहले एक बेल जार लिया जिसके अंदर इन्होंने क्या रखा, एक जलती हुई कैंडल रखा। ठीक है, उसको जला के रखा और एक माइस या फिर बोल सकते हैं माउस रख दिया उसके अंदर। कुछ टाइम बाद देखते हैं कि कैंडल तो जल रही थी, अचानक फिर कुछ टाइम बाद देखते हैं कि कैंडल भी बुझ गई और जो जिंदा माउस था वो भी मर गया। ठीक है, दोनों ही खत्म हो चुके हैं। ठीक है, उनको ये लगा कि शायद कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। फिर उन्होंने और फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया इस बार कि फिर से कैंडल जलता हुआ रखा, माउस भी रखा और यहाँ पे एक मिंट प्लांट रख दिया। किसका रख दिया, मिंट प्लांट। इसलिए रखा क्योंकि इनका ग्रोथ जो होता है अच्छा होता है, मिंट प्लांट का, छोटा सा पौधा है ये। ठीक है, मिंट प्लांट रख दिया। फिर देखा कि यहाँ पे कुछ टाइम बाद फिर आके चेक किया उन्होंने, देखा कि यहाँ पे कैंडल भी अभी जल रहा है, माउस भी जिंदा है और प्लांट भी एकदम हरा भरा है। ना प्लांट सूख रहा है, ना कैंडल बुझ रहा है और ना ही माउस मर रहा। फिर देखा कि इसका मतलब कि जो ये कैंडल है और ये जो माउस है, कुछ ये अपनी तरफ से कुछ ऐसा चीज़ निकाल रहे हैं जिसकी वजह से ये जो प्लांट है, ये जो एयर है इसके अंदर वो डैमेज हो रहा है और ये प्लांट क्या कर रहा है, उसे रिस्टोर कर रहा है। ठीक है, तो इनका एक्सपेरिमेंट एकदम सिंपल था। इन्होंने क्या किया, पहले शुरुआत की, एक बेल जार लिया इन्होंने, वहाँ पे एक माउस रखा। ठीक है, और कैंडल रखा। कुछ टाइम बाद दोनों खत्म हो गए, कैंडल बुझ गया और यहाँ पे हम बोल सकते हैं माउस मर गया, क्योंकि यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया ना। ये भी CO2 निकाल रहा है, ये भी CO2 निकाल रहा है और कुछ टाइम बाद वो इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, सफोकेटेड हो जाएगा। फिर दोनों काम खत्म हो जाएगा। इस बार उन्होंने क्या किया, इन दोनों के साथ क्या रखा, मिंट प्लांट रखा। जो मिंट प्लांट है ये बहुत अच्छा है इसलिए क्योंकि प्लांट है। ये तो जानते नहीं थे कि इनका किस तरीके से फिक्सेशन हो रहा CO2 का, ये तो अभी कुछ नहीं जानते। बस इतना देखा 1774 में कि जो ग्रीन प्लांट है ना वो क्या निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल रहा है। ठीक है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया। यहाँ पे देखेंगे कि माउस भी जिंदा है कुछ टाइम बाद, यहाँ पे कैंडल भी चल रही है और यहाँ पे प्लांट भी है। इसका मतलब कि जो एनिमल है, ये जो माउस है ये एनिमल हो गया, कैंडल है, ये सब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो अंदर बेलजार के अंदर जो एयर है उसको कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं और वो प्लांट क्या कर रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है, उसको रिस्टोर कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इनके एक्सपेरिमेंट को। सिमिलरली ए माउस वुड गेट सून सफोकेटेड इन द क्लोज स्पेस। पहले उन्होंने बेल जार लिया, कैंडल रखा, उसको जला के इसके बाद वहाँ पे माउस रखा। कुछ टाइम बाद देखा कि यहाँ पे सफोकेशन ज़्यादा हो गया, में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया और माउस की डेथ हो गई। फिर देखते हैं आगे, देखते हैं
he concluded that the burning candle or the animal that breathed the air both somehow damaged the air। ठीक है, उन्होंने बाद में कंक्लूजन निकाला कि ये जो बर्न हो रहा था कैंडल, जो जलता हुआ कैंडल था, और ये जो एनिमल था, जो माउस था, ये क्या कर रहे थे, कुछ तो ब्रीथ कर रहे थे एयर में, और ये क्या कर रहे थे, डैमेज कर दिए एयर में। कुछ ऐसा कुछ तो था यहाँ पे गैसेज जो क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। बट वेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट इन दी सेम बेल जार ही फाउंड दैट द माउस स्टे अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न। ठीक है, कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक नया माउस लिया, एक नई कैंडल जलाई और यहाँ पे एक मिंट प्लांट रख दिया, और कुछ टाइम बाद देखा कि यहाँ पे अभी भी माउस जिंदा है, कैंडल जल रही है, प्लांट हरा भरा है। ठीक है, प्लांट मिंट का है। ठीक, अब आगे देखते हैं पिछले हाइपोथेसिस एज फॉलोज। यहाँ उन्होंने हाइपोथेसिस दिया आगे कि प्लांट रिस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीथिंग ऑफ एनिमल एंड द बर्निंग कैंडल रिमूव। ठीक है, जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, एयर को रिस्टोर कर रहा है। कुछ तो है जो क्या कर रहा है, जो बर्निंग कैंडल है ये भी कुछ चीज़ें निकाल रही हैं यहाँ से एयर में। कुछ जो एनिमल है यहाँ पे, जो इनका माउस है, ये भी कुछ बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा चीज़ निकाल रहा है जो एयर को डैमेज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे गैसेस निकाल रहे हैं, और वो जो प्लांट है उसको क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। ठीक है, जो प्लांट का मेन काम क्या है, वो रिस्टोर कर रहा है। जो एयर कौन निकाल रहा है ब्रीथिंग के टाइम, एनिमल, यहाँ पे मतलब माउस है उनका, और यहाँ पे बर्निंग कैंडल है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये जो अब तक मिंट प्लांट नहीं था, अब तक तो डैमेज कर रहे थे एयर को, लेकिन जब हमने मिंट प्लांट रखा तो ये जो डैमेज कर रहे थे एयर में, वो कहीं ना कहीं मिंट प्लांट क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। आगे देखते हैं, कैन यू इमेजिन हाउ पिछले वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द कैंडल एंड द प्लांट। क्या आप ये बता सकते हैं या सोच सकते हैं कि पिछले ने किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट को कैंडल और प्लांट में किया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको सनलाइट भी चाहिए, अगर उनको लाइट का भी वो था तो वो कैसे करते हैं, अभी हम लोग आगे देखते हैं। रिमेंबर ही वुड टू रिकैंडल द कैंडल टू टेस्ट वेदर इट बर्न आफ्टर फ्यू डेज। ये क्या करते थे, बार बार चेक करते थे। ऐसा थोड़ी ना था कि कैंडल कहीं बुझ गया तो एक्सपेरिमेंट तो खत्म, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बार बार उनको री चेक करना पड़ता था कि कैंडल जल रहा है, माउस जिंदा है, कि प्लांट सही से है कि नहीं, बस उसको बार बार रीचेक कर रहे थे। हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू थिंक टू द लाइट द कैंडल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप। ठीक है, आपके पास कितने डिफरेंट वे हैं कि आप बिना डिस्टर्ब किए सेटअप किया, आपको बिना खोले ढके कुछ भी, आपको बिना डिस्टर्ब किए सेटअप को क्या करना है, इस कैंडल को जलाना है। मान लीजिए कैंडल बुझ चुका है, ठीक है, आपने इसको पूरा सेटअप रखा, आप चाहते हैं कैंडल जले, तो आपके पास कौन कौन से डिफरेंट वे हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्पार्क लगा सकते हैं। इसके अलावा कॉन्वेक्स लेंस लगा सकते हैं। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, कैंडल को जला सकते हैं बिना ही सेटअप डिस्टर्ब किए। ओके, फिर देखते हैं यूजिंग अ सिमिलर सेटअप। अब यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट आ जाएंगे। पहले साइंटिस्ट का काम खत्म हो गया, उन्होंने क्या किया, 1774 में यहाँ पे डिस्कवर किया ऑक्सीजन की। जो ग्रीन प्लांट है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। इन्होंने अपने बेल जार एक्सपेरिमेंट से बताया कि जो प्लांट है ना, अब तक जो माउस था, जो उनका एनिमल माउस था, या फिर बोल सकते जो बर्निंग कैंडल था, वो कुछ ऐसा निकाल रहे थे जो क्या कर रहा था, एयर में डैमेज कर रहा था अपने ब्रीथिंग के थ्रू। लेकिन जब उन्होंने मिंट प्लांट रखा तो देखा कि वो क्या कर रहा था, रिस्टोर कर, जो डैमेज एयर था उसको क्या कर रहा था, रिस्टोर कर रहा था। इसी वजह से जो माउस है, जो कैंडल अभी तक बर्न कर रहा है, किसकी वजह से, प्लांट की वजह से कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। Using similar setup as once used by Priestley, but placing it once in dark and once in sunlight। अब देखिए सेम, अब यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट आ चुके हैं, इन्होंने सेम सेटअप जो पिछले ने साहब ने किया, वही सेम सेटअप एक बार डार्क में रख रहे, एक बार अंधेरे में रख रहे, एक बार सनलाइट के प्रेजेंस में रख रहे। वो कौन है, वो है जैन एंजल हाउस। ठीक है, 1799 शो दैट द सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेसेस दैट समहाउ प्यूरिफाइंग द एयर फाउल्ड बाय द बर्निंग कैंडल और द ब्रीथिंग एनिमल। सनलाइट, इन्होंने बताया कि एक बार यही फुल सेटअप, जो ये पूरा सेटअप था, ये वाला सेटअप नहीं, ये प्लांट के साथ वाला सेटअप, ठीक है, ये वाले सेटअप को एक बार उठा के सनलाइट की प्रेजेंस में रखा। दूसरी बार इन्होंने एक अंधेरे घर में रखा जहाँ पूरा अंधेरा, वहाँ पे सनलाइट बिल्कुल नहीं है। फिर इन्होंने देखा, इस एक्सपेरिमेंट में पता किया कि जो सनलाइट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, कि जो प्लांट इसके अंदर है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस बेलजार के अंदर जो प्लांट है, जो क्या कर रहा था, जो एनिमल है, या फिर बोल सकते हैं बर्निंग कैंडल के द्वारा जो भी एयर फाउल्ड हो रहा है, खराब हो रहा है, उनको रिस्टोर कर रहा था। ये तभी कर पाएगा जब इसको क्या मिलेगा, सनलाइट मिलेगा। जब इसको अंधेरे में रख रहे थे तो क्या हो रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था, सारा सेटअप खराब हो जा रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने और थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, और थोड़ा सा जानने की कोशिश की कि क्यों प्लांट ही ऐसा कर पा रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो एक बार इस
एक्सपेरिमेंट को, ये पूरे सेटअप को कहाँ रखा है, सनलाइट की प्रेजेंस में, दूसरी बार इन्होंने डार्क में रखा, ठीक है, अंधेरे में रखा जहाँ बिल्कुल सनलाइट नहीं जा रही है। इन्होंने बताया कि जो ये प्लांट है इसको सनलाइट चाहिए, तब जाके जो प्लांट है ये जो इनके द्वारा जो भी ब्रीथिंग के द्वारा जो भी गैसेज जो भी निकले हैं उसको रिस्टोर कौन कर रहा, प्लांट तभी कर पाएगा जब सनलाइट मिलेगा, डार्क में नहीं कर पाएगा, अंधेरे में नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, Angel House is the elegant experiment with the aquatic plant show that in a bright sunlight some bubbles are formed around the green part while in dark they did not, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा पौधा लिया जो पानी में रहता है, एक्वेटिक प्लांट जिसका नाम क्या है, हाइड्रेला है, ठीक है, ये पानी में रहता है। यहाँ पे जब उसको सनलाइट में रखे इस पौधे को, तो देखा कि जहाँ पे सनलाइट पड़ा इस पे, तो ये जो प्लांट है इसके अगल बगल क्या हुए, बुलबुले निकलने लगे, किसके, ऑक्सीजन के निकलेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन निकलेंगे तो कुछ यहाँ पे बबल्स वगैरह बनेंगे, ठीक है। लेकिन यही प्लांट को फिर से क्या किया, अंधेरे में रख दिया, ठीक, तो देखेंगे कि वहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं निकल रहा, कोई बुलबुले नहीं हो रहे। तो एंजल मैन ने क्या किया, एक्वेटिक प्लांट जैसे कि हाइड्रेला को कहाँ रखा, एक बार बहुत ब्राइट सनलाइट के अंदर रखा, तो वहाँ पे छोटे छोटे जो बबल्स निकल रहे हैं, कहाँ, जो ग्रीन प्लांट के पार्ट है वहाँ पे निकल रहे हैं, उन्होंने उसको देखा, ठीक। लेकिन इसको जैसे ही अंधेरे में रख रहे हैं वहाँ पे कोई भी बबल्स नहीं निकल रहे, कोई भी ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है। लेटर ही आइडेंटिफाइड दिस बबल्स, बाद में इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो बबल्स है वो क्या है, टू बी ऑक्सीजन। बाद में इन्होंने आइडेंटिफाई किया जो बबल्स निकल रहे हैं ग्रीन प्लांट के अगल बगल सनलाइट के प्रेजेंस में वो ऑक्सीजन है। Hence he saw that it is only the green part of the plant that could release oxygen। और इन्होंने ये भी बताया कि केवल जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का वही ऑक्सीजन निकालेगा, बाकी और कोई पार्ट नहीं निकालेगा। जैसे मान लीजिए एक मैच्योर ट्री है, ठीक है, मैं एक आम का ट्री बनाती हूँ, ये जो एरिया है जो इसका हम बोल सकते हैं मेन स्टेम था जो अब पूरी तरीके से उड़ी हो चुका है, ठीक है, इससे बार्क वगैरह आ चुके हैं, तो अब यहाँ से ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। लेकिन जो ग्रीन जो पार्ट है अभी भी जो यहाँ पे स्टेम में जो छोटे छोटे यहाँ पे बोल सकते हैं पत्तियाँ हैं, उसके जो पेट्यूल वगैरह है ये थोड़े थोड़े क्या है, ग्रीन है, तो यहाँ से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो यहाँ पे सीधे उन्होंने बता दिया कि केवल जो ग्रीन पार्ट होगा प्लांट का वही क्या निकालेगा, ऑक्सीजन निकालेगा, ठीक। आगे देखते हैं, इट वॉज नॉट, अब यहाँ पे देखिए थर्ड साइंटिस्ट आएंगे, ठीक है, इतने पैराग्राफ में उनके लिए। इट वॉज नॉट अंटिल अबाउट द 1854 दैट द जूलियस वन सैक प्रोवाइडेड द एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, ठीक है, ये अभी 1854 हुआ ही नहीं था, तब तक कौन आ गए, जूलियस वन सैक आ गए। अगर हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ते तो इनके बारे में पढ़ते, ठीक है, इन्होंने ही पहली टेक्निक बताई कि प्लांट को पानी के अंदर में कैसे ग्रो कराना है, न्यूट्रिएंट वगैरह देके, मिनरल्स वगैरह देके उन्होंने क्या किया था, पानी के अंदर क्या किया था, वहाँ पे प्लांट को उगाए थे। ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं, इन्होंने इसमें क्या बताया, इस चैप्टर में इन्होंने ये बताया है कि जो ग्लूकोज है वो कहाँ बन रहा है, प्लांट में बन रहा है, ठीक है। जब प्लांट ग्रो कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन करा रहा है ग्लूकोज का। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर एज स्टार्च, जो प्लांट है वो ग्लूकोज को स्टोर कर रहा है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। His later study show that the green substance in the plant, chlorophyll as we know it now, is located in a special body later called the chloroplast within the plant cell, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया, स्टडी किया कि जो ग्रीन सब्सटेंस है प्लांट में, हरा सब्सटेंस कौन है, वो क्लोरोफिल है। आज के समय में वो पिगमेंट को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, वो एक स्पेशल बॉडी में स्टोर है, वो कौन है, क्लोरोप्लास्ट, और एक क्लोरोप्लास्ट का प्लांट की सेल में है। He found that the green part in the plant is where the glucose is made and this glucose is usually stored in starch, ठीक है। इनके नाम से याद रखिए, सैक हैं, कुछ बोरा जैसी बात कर रहे हैं, कुछ स्टोर करने की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जो ग्रीन पार्ट है प्लांट के, यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज बनेंगे, और जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो स्टोर करता है प्लांट वो क्या है, स्टार्च है। तो मीन्स ग्लूकोज की फॉर्मेशन जब प्लांट ग्रो कर रहा है उसी टाइम करने लगा, लेकिन वो बाद में स्टोर किस फॉर्म में कर रहा है, ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, नाउ कंसीडर, अब यहाँ पे कौन साइंटिस्ट आएंगे, फोर्थ साइंटिस्ट आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, नाउ कंसीडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाई T.W. एंगलमैन, बहुत अच्छे, इनका बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। देखते हैं कब, 1843 to 909। यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट द लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट एंड देन इल्यूमिनेटेड द ग्रीन एल्गा जिसका नाम है क्लैडोफोरा, नाम इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। प्लेस इन द सस्पेंशन ऑफ द एरोबिक बैक्टीरियम, इन्होंने क्या काम किया यहाँ पे बताती हूँ। इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म ले लिया उठा के, ठीक है, इन्होंने एक प्रिज्म लिया, उस पर इन्होंने क्या डाला, व्हाइट लाइट डाला, ठीक है। ये जो व्हाइट लाइट है अब प्रिज्म में जाएगी तो इसके क्या होंगे, 7 कंपोनेंट में निकल जाएंगे, विव ग्योर,
ठीक है, यहाँ पे जो होगा विबग्योर, ठीक है, जो हम जानते हैं रेनबो का कलर है कि व्हाइट लाइट है, अगर हम प्रिज्म से पास कर रहे हैं तो वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएंगे, ठीक है, विबग्योर आ जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया, इस साइड इन्होंने रख दिया किसको, क्लैडोफोरा, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रख दिया, यहाँ पे क्लैडोफोरा को रख दिया। जो क्लैडोफोरा है ये ग्रीन अलगा है, ठीक है, ये ग्रीन अलगी है, यहाँ पे क्लैडोफोरा को रख दिया, ठीक। इन्होंने फिर यहाँ पे देखा कि जो क्लैडोफोरा है वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन से रीजन में हो रहा है, वो फोटोसिंथेसिस हो रहा है 2 रीजन में, हाई हो तो सब जगह रहा है फोटोसिंथेसिस, लेकिन अगर हम बात करते हैं जो हाईली कहाँ हो रहा है, वो हाईली हो रहा है ब्लू और रेड वाले रीजन में, ठीक है। ब्लू और रेड वाले रीजन में क्या होगा, जो एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे कुछ ज़्यादा इस तरीके से इकट्ठा हो रही है, हर जगह है, लेकिन जो रेड और ब्लू वाला रीजन है वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा। एरोबिक बैक्टीरिया से क्या मतलब था, वो कुछ और भी तो रख सकते थे, इसलिए एरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए। अब जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वहीं तो वो सर्वाइव करेगा, जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होगा, लिमिटेड होगा, वहाँ पे कम ही सर्वाइव करा, कुछ की डेथ भी हो सकती है। तो इन्होंने बस क्या किया, एक सिंपल सा इन्होंने एक प्रिज्म लिया, ठीक है, यहाँ पे व्हाइट लाइट का यहाँ पे इन्होंने क्या किया, प्रिज्म से पास कराया, उसके कंपोनेंट हो गया विबग्योर, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, एक ग्रीन एल्गा लिया जिसका नाम है क्लैडोफोरा, ठीक है, क्लैडोफोरा को रखा। फिर इन्होंने देखा कि क्लैडोफोरा में कहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ दिए कि जाओ तुम देखो जहाँ तुम सबसे ज़्यादा ग्रो करोगे, इसका मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमने सुना है कि प्लांट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन निकाल रहा है। 2 साइंटिस्ट आके ये बात बोल चुके हैं, जैसे कि पिछले साहब उन्होंने कहा कि डिस्कवरी किया 1774 में ऑक्सीजन का। दूसरे जो साइंटिस्ट थे एंजल हाउस, उन्होंने कहा कि जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है, प्लांट का, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं। बस उसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और उसको अच्छे से बताने के लिए उन्होंने क्या किया, ये प्रिज्म लिया और जिसके कंपोनेंट को तोड़ के यहाँ पे क्लैडोफोरा के पास यहाँ पे कौन लेके आया, एरोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक इसलिए नहीं, क्योंकि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ऑक्सीजन है नहीं है, तब भी जिंदा रहेगा, लेकिन एरोबिक बैक्टीरिया को बहुत फर्क पड़ता है, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा वहाँ पे उसका ग्रोथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। उन्होंने देखा जो ब्लू रीजन है, रेड रीजन है, यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया ढेर सारे ग्रो करके, इसका मतलब यही 2 रीजन है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि उन्होंने क्या किया, प्रिज्म लिया, उसको स्प्लिट कर दिया उसके कंपोनेंट्स में, ठीक है, यहाँ पे 7 रेनबो के कलर आ चुके हैं। फिर उन्होंने ग्रीन एल्गा लिया जिसका नाम है क्लैडोफोरा, उसके सस्पेंशन में रखा और वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया रख दिए। द बैक्टीरिया वेयर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। बैक्टीरिया क्या है, उसको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, वो दौड़ता जाएगा जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of the blue and red light of the split स्पेक्ट्रम। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरिया है वो इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहे हैं उसी रीजन में, ब्लू और जो रेड लाइट है, जो यहाँ पे व्हाइट लाइट यहाँ पे जो टूटा हुआ अपने कंपोनेंट में स्प्लिट हुआ है, बिखरा हुआ है, तो वो जो ब्लू रीजन है और रेड रीजन है, यहाँ पे बैक्टीरिया बहुत इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रहा है इस वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब, ठीक है। फर्स्ट पहली बार एक्शन स्पेक्ट्रम किसने आइडेंटिफाई किया था, इन्होंने किया था, इनका नाम था T.W. एंगलमैन। ये एक्शन स्पेक्ट्रम होते क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ऐसी लाइट जहाँ पे यहाँ पे तो लाइट पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, ये क्या करे, एक्शन करे, लाइट तो पड़ रहा है, हर जगह पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उससे हम क्या बोलते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। लाइट स्पेक्ट्रम हो सकता है, एक्शन स्पेक्ट्रम हो सकता है। एक्शन में यही है कि लाइट तो पड़ रही है लेकिन सबसे पहले कौन एक्शन ले रहा है, सबसे पहले ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने सबसे पहली बार इन्होंने बताया कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम है सबसे पहले आइडेंटिफाई या बोल सकते डिफाइन इन्होंने किया था। आगे देखते हैं, इट रिसेंबल रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड बी। इन्होंने ये एक रफली यहाँ पे डायग्राम दे दिया या बोल सकते हैं रफली डिफाइंड कर दिया कि इसको जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, जो हम लोग पढ़ेंगे पिगमेंट वगैरह किस तरीके से एब्जॉर्ब करें, जैसे कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट्स, यहाँ पे क्या होते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे सनलाइट को और फिर अपना एक्शन दिखाएंगे, मीन्स फोटोसिंथेसिस वगैरह करेंगे। फिर देखते हैं यहाँ पे कौन नंबर के साइंटिस्ट आएंगे, 5th नंबर के, ठीक है। यहाँ पे 5th नंबर के साइंटिस्ट अब आने वाले हैं। बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी द की फीचर ऑफ द प्लांट फोटोसिंथेसिस वेयर नोन, नेमली दैट द प्लांट कुड यूज द लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द CO2 एंड वाटर, ठीक है। मिड 19th सेंचुरी में ये देखा गया कि प्लांट क्या है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खाना बना रहा है, किसके प्रेजेंस में, जो लाइट एनर्जी है, जो सनलाइट है उसके प्रेजेंस में खाना बना रहा है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, और कहाँ से, यहाँ पे CO2 और बोल सकते हैं वाटर इनका इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। The empirical equation representing the total process of photosynthesis for oxygen evolving organism was then understood as, ठीक है। यहाँ पे एक empirical equation दिया गया, आप इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, किस में हो रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं ऑक्सोजेनिक के लिए, ठीक।
CO2 है, वाटर है, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है, यहाँ पे सनलाइट दे दिया गया है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, कार्बोहाइड्रेट के लिए है, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। वेयर CH2O रिप्रेजेंट एज अ कार्बोहाइड्रेट, इसको हम कार्बोहाइड्रेट बोले, इंपेरिकल फॉर्मूला है। देख एग्जाम्पल ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर, अगर हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। जब हम बैलेंस इसे करेंगे 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 6 कार्बन हो गया, कितने हो गए, 12 ऑक्सीजन हो गए। फिर हम देखते हैं यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। तो 6 से हम अगर मल्टीप्लाई कर दिए इस वाले पूरे इक्वेशन में तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे भी 6 होगा, ठीक है। यहाँ पे पूरे इक्वेशन में आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है तब जाके बैलेंस होगा। देखिए यहाँ पे 6 कार्बन हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 12 है, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, यहाँ पे 12 हो गए। तो आपको पूरे इक्वेशन में क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना इस एम्पेरिकल फॉर्मूले में, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, ग्लूकोज का मिल जाएगा, ठीक। फिर देखते हैं यहाँ पे 5th नंबर पे साइंटिस्ट कौन से आते हैं। ए माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग द फोटोसिंथेसिस वाज मेड बाय द माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिसका नाम है कॉर्नेलियस वॉन नील 1897 to 1985 who based on his study on the purple green bacteria demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which the hydrogen from the suitable oxidizable compound reduces the carbon dioxide to the carbohydrate. This is expressed by, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक नए साइंटिस्ट आए कब, 1897 से 18 बोल सकते हैं 1985 तक। इनका ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब है कि ये माइक्रोब से काम कर रहे हैं, बैक्टीरिया वगैरह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं जिसका मतलब ये जो कोई भी अपनी हाइपोथेसिस देंगे, अपने एक्सपेरिमेंट बताएंगे तो वो बैक्टीरिया से रिलेटेड बताएंगे, ठीक है। इनका नाम क्या है, कॉर्नेलियस वॉन नील, ठीक है। इन्होंने क्या क्या स्टडी किया, जो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया हैं ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस तो कर रहे हैं, ये लाइट डिपेंडेंट है, ठीक है। लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए तभी फोटोसिंथेसिस होगा, कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से आ रहा है, कोई जिसको हाइड्रोजन है जो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है किसी कंपाउंड को, ये रिड्यूस किसको कर रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं डोनर है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये हाइड्रोजन किससे आ रहा है, ऐसा नहीं कि हर बार ये वाटर से आएगा, नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे आपको सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड देखना है जो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, किसमें, हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर किसी कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ से ऑक्सीजन को हटाया जा रहा है और हाइड्रोजन जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है H2A। H2A किसके लिए दिया गया, इन्होंने किस पे काम किया था, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे। ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, ठीक है, सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है जिसका हाइड्रोजन जो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो यहाँ पे बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें क्या कर रहा है, इसका रिडक्शन करा रहा है। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन छीना जा रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे देखिए H2O हो गया, वाटर हो गया, यहाँ पे 2A हो गया, जो भी यहाँ पे कंपाउंड होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये ग्रीन प्लांट होता तो देखते हैं, इन ग्रीन प्लांट वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीडाइज टू द ऑक्सीजन। अगर ये ग्रीन प्लांट होता है H2A की जगह हम लोग क्या रखते हैं, ओ रखते, ए की जगह ओ रख देते हैं तो वाटर हो जाता। तो वाटर से हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कोई भी ऑक्सीजन को नहीं निकालते हैं, ठीक है। When H2S insert in the hydrogen donor for the purple and green sulfur bacteria, the oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism, not on the oxygen, ठीक है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, H2S ले रहे हैं, कहाँ पे, इस जगह पे हम बोल सकते हैं A की जगह अब यस आ रहा है, H2S आ रहा है। यहाँ पे हम किसके अंदर देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सल्फर या फिर पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर देख रहे हैं। यहाँ पे जो पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया उसके अंदर देख रहे हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, एनऑक्सीजनिक है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, H2S ले रहे हैं, यहाँ पे CO2 है, सनलाइट वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे ग्लूकोज वगैरह भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ना निकलते हुए यहाँ पे सल्फर या फिर सल्फेट निकल रहा है इस बैक्टीरिया में। पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में यहाँ पे बोल सकते हैं ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे सल्फर या पे सल्फेट निकल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस पे, ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, ना कि ये हम बोल सकते हैं कि हर रिएक्शन में, हर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में ऑक्सीजन निकले। अगर ग्रीन प्लांट है तो वहाँ पे वाटर ले रहे हैं हम, वाटर से ऑक्सीजन निकल रहा है। अगर हम लोग ऐसा बैक्टीरिया ले रहे हैं जो जिसका नाम है पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ से निकलेगा क्या, सल्फर या फिर बोल सकते हैं सल्फेट निकलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं,
Hence, he inferred that the oxygen involved by the green plant come from the water, not from the carbon dioxide. इससे एक चीज़ ये पता चलती है कि जब हमने CO2 दोनों ही केस में लिया, चाहे वो ग्रीन प्लांट हो या फिर पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो, CO2 था, सब कुछ था, हमने बस क्या चेंज किया, एक जगह वाटर लिया है, एक जगह हम लोग H2S ले रहे हैं। हम ग्रीन प्लांट की बात करें तो वाटर ले रहे हैं, तो इसका मतलब जो वाटर है इससे क्या निकल रहा है, ग्रीन प्लांट में ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है, ना कि CO2 से निकल रहा है। अगर हम लोग बात करें बैक्टीरिया में, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में H2S से क्या हो रहा है, सल्फर या फिर सल्फेट निकल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस वॉज लेटर प्रूव बाय द यूजिंग रेडियो एक्टिव टेक्निक। ये बाद में प्रूफ किया गया कि जो वाटर है यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये किसकी मदद से हो रहा है, यहाँ पे होगा रेडियो आइसोट्रोपिक टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टिक कर लीजिए। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है द करेक्ट इक्वेशन दैट विल बी रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज देयर फॉर। जो करेक्ट इक्वेशन है पूरी तरीके से, ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला था ये वाला इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक, ये क्या था, एक हम बोल सकते हैं पूरा इक्वेशन कैसा था, इंपेरिकल था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पूरा आपको ओवरऑल टोटल फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे इक्वेशन दे दिया गया है। आपको CO2 लेना है ग्रीन प्लांट में, ठीक है, ये ग्रीन प्लांट के लिए यहाँ पे CO2 हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज बन रहा है, फिर यहाँ पे वाटर बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पे क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 कार्बन मैनेज हो गए, यहाँ पे बोल सकते हैं 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन इनकी जैसे 12 हो गए। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 12, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन तो आ गए यहाँ पे, लेकिन 12 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। इस तरीके से ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 12 वाटर लिया गया, इस वजह से यहाँ पे 6 वाटर को बैलेंस कर दिया गया। तो ये ओवरऑल क्या है, एक फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे पूरा ओवरऑल इक्वेशन है। अब तक हमने क्या देखा था, हमने देखा था इंपेरिकल इक्वेशन, लेकिन ये क्या है, ओवरऑल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे CO2 वाटर ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है, और यहाँ पे सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके अलावा क्लोरोफिल की ज़रूरत है ग्रीन प्लांट में। ठीक है, तब जाके यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, वाटर निकल रहा है, और यहाँ पे क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो ये क्या है, ऑक्सीजनिक प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। वेयर C6H12 रिप्रेजेंट द ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज है, या बोल सकते हैं ये शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। द ऑक्सीजन रिलीज इट फ्रॉम द वाटर, दिस वॉज प्रूव बाय यूजिंग द रेडियो आइसोट्रोपिक टेक्निक। ठीक है, ये देखा गया किसकी मदद से, रेडियो आइसोट्रोपिक टेक्निक की मदद देखा गया कि जो ऑक्सीजन ये कहाँ से निकल रहा है, CO2 से नहीं, वाटर से निकल रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे प्रूफ हुआ कि वाटर से ऑक्सीजन निकल रहा है, ना कि CO2 से निकल रहा है। ये सिर्फ हुआ किसकी मदद से, रेडियो आइसोट्रोपिक टेक्निक की मदद से। नाउ दैट इट इज़ नॉट अ सिंगल रिएक्शन बट डिस्क्रिप्शन ऑफ मल्टी स्टेप प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो सिंगल हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, इस तुरंत नहीं बन जाता, फोटोसिंथेसिस ऐसे नहीं हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल स्टेप होते हैं। ये तो बस एक ओवरऑल एक रिएक्शन को बस एक लाइन में लिख दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। Can you explain why 12 molecule of water as substrate are used in equation given above? यहाँ पे आप क्या बता सकते हैं कि जो 12 मॉलिक्यूल है वाटर का इस इक्वेशन में क्यों दिया गया है। देखिए, फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे ये भी इक्वेशन हो सकता है, एक बार यहाँ पे देखते हैं। CO2 प्लस वाटर, अभी बैलेंस करेंगे इसको, फिर C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 6, यहाँ पे CO2 हो गया, इसको भी आप 6 कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बैलेंस करिए, 6 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे, 12। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे जो हो गया 12 हो गया, तो मैं यहाँ पे आपको 6 बैलेंस कर देना है। ये भी क्या है, फोटोसिंथेसिस का ये भी क्या है, इक्वेशन है। देखिए, बैलेंस हो चुका है ना, 6 CO2 6 H2O, यहाँ पे निकल रहा है ऑक्सीजन इस तरीके से 6, और यहाँ पे हो गया ये ग्लूकोज। तो यहाँ पे देखिए 6 कार्बन यहाँ पे देखिए इस तरीके से बैलेंस है। फिर यहाँ पे जो ऑक्सीजन है कितने हो गए, 12 हो गए, तो 12 ऑक्सीजन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये बैलेंस हो गए। लेकिन अगर एब इक्वेशन में देखेंगे, हमने 12 मॉलिक्यूल वाटर ले लिए, तो इसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना है, इसी वजह से हम यहाँ पे 6 वाटर इधर जोड़ देते हैं। जब हम अगर 12 मॉलिक्यूल वाटर के नहीं ले रहे, 6 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो हमें कोई भी वाटर यहाँ पे नहीं जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल वाटर ले रहे हैं, तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, ये इक्वेशन है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। इस तरीके से लगा लीजिए, और यहाँ पे लिखिए क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आज की क्लास यहीं तक, हम लोग इसको कल करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बार चाहिए, मैं इसको रिवाइज करा दे रही हूँ फिर से। ठीक है, क्योंकि कल हम लोग सीधे वहीं से स्टार्ट करेंगे, जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट वगैरह यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग यहाँ पे पिगमेंट वगैरह पढ़ेंगे कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। एक्चुअली ग्रीन प्लांट तो हैं, लेकिन ग्रीन प्लांट में कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे खाना बनता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। चलिए एक बार मैं इसको रिवाइज करा दे रही हूँ। देखिए,
जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी एनिमल है सबको खाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे एनिमल खुद खाना बना लेते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो खाना बनाता है, ठीक है। किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। वो क्या करता है, यहाँ पे CO2, वाटर, इसके साथ उसके पास क्लोरोफिल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके यहाँ पे क्या बनता है, खाना बनता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, कुछ जो होते हैं इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हम हरे भरे पत्ते खा सकते हैं, ठीक है, हम चिकन भी खा सकते हैं। तो जो हम डायरेक्टली भी डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट है। जो चिकन है वो कहीं ना कहीं ग्रीन प्लांट्स वगैरह तो फीड कर रहे हैं, तो क्या है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंस है। फोटोसिंथेसिस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला रीज़न ये है कि प्राइमरी सोर्स है फूड का पूरे अर्थ पे की। अगर प्लांट ही नहीं रहेंगे तो कोई जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि प्लांट से ही सबको क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है अल्टीमेटली, ठीक है। दूसरा रीज़न ये भी है कि ये क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को भी रिलीज कर रहा है। जो एरोबिक रिस्पायरेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, उनके लिए भी बेनिफिशियल है कि उनको ऑक्सीजन मिल रहा है कंटिन्यूअसली, तभी वो जिंदा है। खाना भी मिल रहा है प्लांट से, हमें ऑक्सीजन भी मिल रहा है, हम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कुछ सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिए गए हैं कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस को आप अपने घर पे या बोल सकते हैं लैब में भी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे ये स्टार्च की फॉर्मेशन हो रही है। जो पहला एक्सपेरिमेंट था वेजिटेटेड लीफ, या फिर बोल सकते हैं लीफ को, हमने हरे भरे लीफ को क्या किया, एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, ब्लैक सेलो टेप लगा दिया, ठीक है, सपोज करिए कवर कर दिया। कुछ टाइम बाद हम इसको क्या करते हैं, सनलाइट में रखें, कुछ टाइम बाद आके इसको फिर चेक करते हैं, तो देखते हैं कि जो खुला हुआ पार्ट है, जहाँ पे पेपर नहीं लगा ब्लैक पेपर, उस पर CO2 फिक्सेशन ज़्यादा हो रहा है, उस वहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये पॉजिटिव दिखा रहा है शो, मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ। लेकिन जो ब्लैक पेपर से कवर हुआ, यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, यहाँ पे कोई स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसको ढका, हमने इसको क्या प्रिवेंशन किया कि लाइट यहाँ पे ना पड़े, ठीक है। सनलाइट यहाँ पे डायरेक्टली इस पार्ट पे लीफ पे नहीं पड़ रही, इसका मतलब कि लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट दिया हमने, मोस हाफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें उन्होंने पत्ती, जो ग्रीन प्लांट है उसका हाफ पत्ती क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दिया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक कॉटन लिया जिसपे क्या था, KOH था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, इस पे क्या, उसको सोक करके उन्होंने रखा। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये जितना भी CO2 होगा उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसका मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हाफ लीफ है वहाँ पे उसको CO2 नहीं मिल पा रहा है। जब CO2 नहीं मिल पा रहा है, सब सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे CO2 नहीं मिल पा रहा है, तो ये अंदर वाला जो लीफ है, हाफ पार्ट है, वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है उसको सनलाइट मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है बाहर, ठीक है, खुला है एकदम, एयर उसको सब कुछ अच्छे से सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाले जो पार्ट है, हाफ पार्ट में, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपको होते हुए दिखेगा। तो हमने इसमें देखा कि जो CO2 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फिर अर्ली एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि सबसे पहले कौन आए, जोसेफ प्रिस्टले आए, ठीक है, 1733 से 1804 तक। 1770 में इन्होंने बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, एक ही बार इनको सफलता नहीं मिली, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब इन्होंने पता लगाया कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने किया, प्रिस्टले ने किया। कब, 1774 में। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने पहले एक बेल जार लिया, ठीक है, एक जार है बेल जैसा, उसमें उन्होंने क्या रखा, एक कैंडल को जला के रखा और एक माउस को रख दिया। कुछ टाइम बाद आके चेक करते हैं कि कैंडल भी बुझ गया और माउस भी मर गया, थोड़ा सरप्राइज हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर से यही बेल जार रखा, फिर से एक माउस और एक यहाँ पे कैंडल रखे। फिर उन्होंने इस बार क्या किया, ग्रीन प्लांट के पार्ट रख दिए, मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे मिंट रख दिया इन्होंने, ठीक है, मिंट को रखा। कुछ टाइम बाद आके चेक करते, कुछ दिन बाद, ऐसा नहीं होता कि कुछ टाइम बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, ऐसे थोड़ा सा टाइम देते, गैप देते हैं। तो देखा कि जो ग्रीन प्लांट है ये क्या कि अभी वो हरा भरा है, कैंडल भी चल रही है, माउस भी जिंदा है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब तक तो यहाँ पे क्या था, जब प्लांट नहीं था तो दोनों ही मर गए, दोनों ही खत्म हो चुके हैं, ना कैंडल जल रहा है ना माउस जिंदा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे एनिमल है, इनका जो माउस है या फिर जो कैंडल जो जल रहा है, ये कुछ निकाल रहे हैं, ब्रीथिंग के टाइम कुछ ऐसा निकाल रहे हैं, और इसके अंदर जो बेलजार के अंदर जो एयर है उसको कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्लांट है, मिंट का प्लांट, उसे क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। इसी वजह से पूरा सेटअप क्या है, चल रहा है, ठीक है। फिर आगे दिया गया है कि जो ये पिस्ते हैं, इन्होंने ये अपना हाइपोथेसिस यही दिया कि जो प्लांट है ये रिस्टोर कर रहा है, जो भी एयर डैमेज किया गया है एनिमल के द्वारा, मीन्स माउस के द्वारा या फिर बर्निंग कैंडल के द्वारा, उसको क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, दूसरे, जिनका नाम था, ये इन्होंने सेम यही जो पिछले साहब का ये वाला जो एक्सपेरिमेंट सेटअप था यही उठाया, कहा जब सब कुछ बना बनाया है तो फिर मैं और थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ। तो फिर ये वाला जो सेटअप उठा के इन्होंने फिर काम क्या किया, देखिए इनका नाम क्या था, जैन एंजलमैन हाउस, ठीक है, जैन एंजल हाउस नाम था। ये क्या कि पूरा जो पिछले साहब का जो एक्सपेरिमेंट था, जिसमें मिंट का प्लांट था, माउस था, कैंडल, जलता हुआ कैंडल था, उसको उठाया, एक बार सनलाइट में रखा, ठीक है,
ठीक, एक बार अंधेरे में रख दिया कि देखते हैं दोनों में क्या होता है, जिंदा रहता है क्या होता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक बार इसको सनलाइट में रख दिया और एक बार ले जाके उन्होंने रख दिया कहाँ पे, अंधेरे घर में रख दिया। जब सनलाइट में रखा तो देखा कि हाँ प्लांट भी हरा भरा है, ठीक है, माउस भी जिंदा है, कैंडल भी जल रही है। लेकिन जब उन्होंने डार्क में रखा, अंधेरे में रखा, तो देखा कि कैंडल कहीं ना कहीं बुझ गई होगी, जो प्लांट है वो भी सूखने लगा होगा और जो माउस है उसकी भी डेथ हो गई होगी कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि डार्क में जब लाइट नहीं मिल रही है, जब लाइट नहीं मिल रही है तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जो माउस है, जो कैंडल है, जो अपने अंदर से CO2 निकाल रहे हैं, उनका फिक्सेशन नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्वायरमेंट है ये सफोकेटेड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंडल भी बुझ जाएगा, प्लांट भी सूखने लगेगा और जो यहाँ पे माउस था उसकी भी डेथ हो जाएगी। ठीक, तो इन्होंने ये बताया कि ये जो प्लांट है, जो मिंट प्लांट है, ये किस वजह से काम कर रहा है, ये सनलाइट की वजह से काम कर रहा है। जब अगर सनलाइट है तो वो क्या कर रहा है, प्लांट अपना प्रोसेस कर रहा है, जो भी एयर खराब किया गया है कैंडल के द्वारा या फिर जो एनिमल ने ब्रीथिंग किया उस टाइप उससे, तो उसको क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है, सिर्फ सनलाइट की वजह से। अगर सनलाइट नहीं है, डार्क रिएक्शन हो जाए, मीन्स हम बोल सकते हैं डार्क में इसको रिएक्शन करें, डार्क रिएक्शन नहीं, ठीक है, डार्क में इसको रिएक्शन कराया जाए फोटोसिंथेसिस का तो नहीं होगा। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, अपना खुद का एक सेटअप बनाया। यहाँ पे इन्होंने एक्वेटिक प्लांट लिया जिसका नाम हाइड्रिला है। जब इसको कहाँ रखें, एक बोल सकते हैं सनलाइट, जहाँ पे अच्छा भरा सनलाइट है, पानी के अंदर ये प्लांट है, तो देख रहे हैं कि जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, वहाँ पे छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं, बुलबुले निकल रहे हैं। ठीक है, और जब इसको इसी प्लांट को जब ये कहाँ रख रहे हैं, अंधेरे घर में रख रहे हैं, तो वहाँ पे कोई बबल्स नहीं बन रहा है। तो ये बाद में इन्होंने आइडेंटिफाई किया जो बबल्स है ना वो ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब कि जो हरा भरा पौधा है, ग्रीन पार्ट है जो प्लांट के, वही क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, तीसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जूलियस वॉन सैक। कब आते हैं, 1854 में। इन्होंने बताया कि जो प्लांट अपना ग्रोथ करते हैं तो ग्लूकोज बनाते रहते हैं, लेकिन ये जो ग्लूकोज है इसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, इन्होंने स्टडी किया, जो ये ग्रीन सब्सटेंस की बात करते हैं प्लांट में, हम इससे आज जानते हैं क्लोरोफिल है, और ये स्पेशल बॉडी में जहाँ पे लोकलाइज्ड होती है उनको इस समय हम उसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो प्लांट के सेल में होता है। ये इन्होंने बस यही बताया कि जो खाना है ग्रीन प्लांट वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन इसको स्टोर किस में करती है, स्टार्च में। ठीक, फिर फोर्थ साइंटिस्ट आए जिनका नाम था T.W. एंजलमैन। इनका एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। इन्होंने क्या उठाया, प्रिज्म उठाया और इन्होंने व्हाइट लाइट डाली प्रिज्म में, तो जो व्हाइट लाइट थी वो अपने अपने कंपोनेंट में स्प्लिट हो गई, फिर प्योर हो गया, रेनबो का कलर आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया, एक प्लांट लिया, ग्रीन एल्गा लिया जिसका नाम है क्लैडोफोरा। इंपॉर्टेंट है, क्लैडोफोरा पे इन्होंने देखा कि कहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया रख दिया। एरोबिक बैक्टीरिया से ये पता चलेगा कि जहाँ जहाँ ऑक्सीजन रिलीज होगा एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे ज़्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस में हम लोग सुनते आ रहे हैं कि वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा, प्लांट खाना बना रहा, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। इसका मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा वहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेगा। तो इन्होंने देखा कि जो रीजन ब्लू वाला था, रेड वाला था, यहाँ पे क्या थे, बैक्टीरिया ज़्यादा एक्युमुलेट हो रहे थे, इकट्ठा ज़्यादा हो रहे थे, और यहाँ से क्या कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहे थे। तो इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो कहाँ ज़्यादा ऑब्जर्व हो रही है, एक्युमुलेट हो रही है, ब्लू और रेड रीजन, जहाँ पे लाइट स्प्लिट हुआ स्पेक्ट्रम में वहाँ एक्युमुलेट हो रही है। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है, बहुत ज़्यादा है। इन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम एक्शन स्पेक्ट्रम बताया था फोटोसिंथेसिस में, जो कि थोड़ा रफली रिसेंबल करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A एंड B, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे पिगमेंट्स में। ठीक है, ये एक्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है कि सनलाइट सब पे पड़ रही है, मीन्स यहाँ पे जो लाइट है, व्हाइट लाइट, ये सब पे पड़ रही है। ठीक है, सब जगह पड़ रही है। ये मान लीजिए पूरा इतना बड़ा क्लैडोफोरा है, सब पे लाइट पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे एक्शन कौन उठा रहा है, जो ब्लू रीजन में है, जो रेड रीजन में जो पार्ट है, ठीक है, क्लैडोफोरा का, वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर रहा है, तभी यहाँ पे ज़्यादा करके एरोबिक बैक्टीरिया है। तो एक्शन का मतलब क्या है कि फैसिलिटी सबको दी जा रही है, लेकिन काम तो वही कर रहा है जो एक्शन उठा रहा है, तो उसी को हम बोले एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर मिड 19th सेंचुरी में देखने को मिला कि जो प्लांट हैं ये क्या कर रहे थे, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे, कहाँ, CO2 और वाटर से। यहाँ पे एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया गया है कि CO2 हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल वगैरह हो गए, यहाँ पे CH2O क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, इसका ये पूरा इक्वेशन हो गया फॉर्मूला। यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर फॉर्मूला पूरी तरीके से बन गया ग्लूकोज का। ठीक, फिर देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ साइंटिस्ट आते हैं जो क्या है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, मीन्स ये बैक्टीरिया वगैरह पे काम कर रहे हैं। ये नाम से लगा कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, तो इनका नाम है कार्नियस वॉन नील। ठीक है, 1897 से लेकर 1985 तक आए, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया उठाया। ठीक है, इसको उठाया और इन्होंने इसमें देखा कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लाइट बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन दिया, H2A + CO2 इट गिव 2A H2O एंड वाटर।
ठीक है। इन्होंने इस बैक्टीरिया में देखा कि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, यहाँ पे तो सल्फर या फिर सल्फेट निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है ये सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से निकलेगा, जरूरी नहीं कि हर बार वाटर से निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दोनों केसेस में बन रहे, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो ग्रीन प्लांट हो, ठीक है। वहाँ पे दोनों जगह क्या हो रहा है, खाना बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट निकाल रहे हैं, लेकिन जो बोल सकते हैं पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया है ये सल्फर या सल्फेट निकाल रहे हैं। तो ये ग्रीन प्लांट में हमको देखने को मिला कि जो वाटर होता है ये हाइड्रोजन डोनर होता है, जो कि ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, ऑक्सीजन में। तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रहा है, CO2 से नहीं, वाटर से आ रहा है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो ऑक्सीजन नहीं निकाल रहे थे, वो क्या ले रहे थे, वाटर की जगह H2S यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ पे हाइड्रोजन डोनर किसमें ये थे, H2S, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे सल्फर और यहाँ पे सल्फेट निकल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है। तो ये कैसे हो गए, एनऑक्सीजनिक हो गए, ठीक है। बाद में यहाँ पे देखा गया कि जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से निकल रहा है, ग्रीन प्लांट में वाटर से निकल रहे हैं, ना कि कार्बोहाइड्रेट से। इसको अच्छे से प्रूव किया गया कब, रेडियो आइसोट्रोपिक टेक्निक में इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पे एक करेक्ट इक्वेशन दिया गया कि इसका ओवरऑल, ये पूरा ओवरऑल, अभी हम लोग बहुत सब कुछ पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, कैसे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वगैरह सब कुछ हो रहा है, हम लोग उसको पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ओवरऑल क्या है, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे, CO2, वाटर, फिर ग्लूकोज, फिर वाटर, फिर ये। बस यहाँ पे वाटर इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि हमने 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे CO2 लिया है, 12 मॉलिक्यूल वाटर का लिया है, यहाँ पे क्या बन गया, ग्लूकोज। फिर यहाँ पे देखते हैं 6 मॉलिक्यूल वाटर, 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल रहा है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है, वाटर से आ रहा है, ना कि CO2 से आ रहा है। इसको कैसे पता चला, हमने इस्तेमाल किया, ठीक है, साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया, हमने नहीं इस्तेमाल किया। यहाँ पर रेडियो आइसोट्रोपिक टेक्निक की मदद से पता चला कि जो ऑक्सीजन निकल रहा है CO2 से नहीं, वाटर से निकल रहा है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये एक सिंगल इक्वेशन तो बता दी गई है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल स्टेप होते हैं किसके, फोटोसिंथेसिस के। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्यों हमने यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल वाटर लिया गया है, अब इक्वेशन में क्यों नहीं 6 लिया गया, इसलिए लिया गया है 12 मॉलिक्यूल वाटर, क्योंकि यहाँ पे वाटर को बैलेंस करना था, यहाँ पे 6 वाटर यहाँ पे ले लिए, ठीक है, इससे बैलेंस हो गया पूरा इक्वेशन। आप फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं, जहाँ पे CO2 वाटर, यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा, वाटर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल CO2 लिया गया है, 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे ग्लूकोज बना, यहाँ पे ऑक्सीजन निकला। देखिए यहाँ पे कार्बन 6 था, कार्बन 6 हो गया, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस हो गया, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, ये बैलेंस हो गया। 12 मॉलिक्यूल ले लिया गया, तो यहाँ पे वाटर दूसरे साइड क्या हो गया, इनको बैलेंस कर दिया गया। इस वजह से ये भी क्या है, ये दोनों ही फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन है, बोल सकते हैं इक्वेशन दिया गया ओवरऑल, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, कहाँ फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है, सब जगह तो नहीं होता। हमने अभी आज जान लिया कि जो ग्रीन पार्ट होगा प्लांट में वहाँ होगा। अब वो ग्रीन पार्ट में क्या ऐसी चीज़ है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, सबको पता है, क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल होगा, वहाँ पे होगा। तो हम लोग कल इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। कोई भी डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।